है ना। तो ये जब दोनों एंजाइम्स को ब्लॉक करेंगे तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन आपकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी में पहले बन रहा था अब वो भी बंद हो गई, कॉक्स 1 को भी ब्लॉक किया और कॉक्स 2 के दोनों को ब्लॉक कर दिया। अब क्या किया देखो इधर सुन लें। पहले आपकी जो सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स था उसके अंदर हमने देखा था कि इसका मोड ऑफ एक्शन सिर्फ और सिर्फ कॉक्स 2 एंजाइम्स पे है, सिलेक्टिव है ना, ठीक है। और अब जो आपकी नॉन सिलेक्टिव कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 एंजाइम्स इनहिबिटर्स एंड सिड्स है ना, ठीक है, उनका मोड ऑफ एक्शन कॉक्स 1 को भी ब्लॉक करेगा और कॉक्स 2 को भी, जिसके रिजल्ट में प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस विल स्टॉप। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस क्या हो जाएगा? प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस स्टॉप जब दोनों एंजाइम्स नॉन सिलेक्टिव से एस्पिरिन से डाइक्लोफेनिक से इब्यूप्रोफेन इन जो आपकी जितने भी नॉन सिलेक्टिव एसिड्स हैं उनका मोड ऑफ एक्शन इन दोनों एंजाइम्स पे है, ठीक है। जब दोनों एंजाइम्स ब्लॉक हो गए तो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस विल बी स्टॉप। जब आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, अब आ जाए हमारे साथ जो नॉर्मल फिजियोलॉजी में प्रोस्टाग्लैंडिन बन रही थी, जो PGI2 था, गुड फॉर द हार्ट था, प्रिवेंट द प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रिवेंट कर रहा था, क्लॉटिंग फैक्टर को, क्लॉटिंग फॉर्मेशन को रोक रहा था। तो अब इसकी इस्तेमाल से आपकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी में जो चीज़ें वो हो रहे थे, पैदा हो रहे थे, वो भी ब्लॉक हो जाएंगे। अब मुझे ये बता दे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स एज कंपेयर टू नॉन सिलेक्टिव, किसके साइड इफ़ेक्ट्स? सबसे पहले आपकी GIT पे, जब ADRs देखेंगे आप जो कि नॉन सिलेक्टिव से जो मैदे के अंदर नुकसान पहुंच रही है। अब जो आपकी मैदे की जो वो है ना म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, ये पहले जो PGE2 था वो GIT म्यूकोजल मेम्ब्रेन म्यूकस सेल को, म्यूकस ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर रहा था और उनसे म्यूसिन्स खारिज करवा रहा था और वो म्यूसिन्स एक GIT म्यूकोजल मेम्ब्रेन बना रहा था। अच्छा, आपने सोचा होगा कभी या नहीं कि आपकी जो आप जो गोश्त खाते हो ना, वो गोश्त तो हज़म हो जाती है, मेटाबॉलिज्म तो हो जाती है, उसकी तो तोड़ फोड़ हो जाती है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपकी GIT खुद एक गोश्त का टुकड़ा है, खुद एक टिश्यूज़ है? ये आपकी एंजाइम्स इस GIT को क्यों नहीं खा सकती? ये इस वजह से कि कुदरत ने आपको, नेचर ने आपको एक म्यूकोजल मेम्ब्रेन दिया है। ये म्यूकोजल प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो आपकी एंजाइम से आपकी प्रोटेक्शन करती है, नंबर 1। दूसरा, क्या आपने कभी सोचा है ये एक्सट्रीमली जो आपकी मैदे के अंदर जो पाराइटल सेल है ना, पाराइटल सेल से जो तेज़ाब बनती है, पाराइटल सेल से सॉरी जो HCl खारिज होती हैं, जो HCl बनती हैं, जो तेज़ाब बनती है ना, आपने कभी सोचा है कि ये स्ट्रॉन्गली तेज़ाब है? अगर ये किसी ऊँट पे डाला जाए तो उस ऊँट को क्या करेगा? जलाएगा। अगर कारपेट पे डाला जाए, कारपेट को जलाएगा। अगर किसी और चीज़ पे डाला जाए, मीन गोश्त पर ऊपर से, तो उस गोश्त के टुकड़े को सुराख करेगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये एक्सट्रीमली हाईली तेज़ाब ये इस GIT को क्यों ख़राब नहीं करता, इस टिश्यूज़ को, आपके अंदरूनी गोश्त को क्यों ख़राब नहीं करता? ये इस वजह से कि ये जो GIT म्यूकोजल मेम्ब्रेन है ना, ये क्या दे रहा है? प्रोटेक्शन दे रही है कई चीज़ों से आपकी पूरे GIT मेम्ब्रेन को।
जिसमें नॉर्मल फिजियोलॉजी में आपकी PGE2 का बड़ा किरदार था, वो ही इस GIT मेम्ब्रेन में इसका बहुत बड़ा किरदार था। और दूसरी बात, ये HCl की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए भी प्रोस्टाग्लैंडिन का बड़ा किरदार था। ये इस पैराइटल सेल्स को कहता था कि भाई अपनी HCl की कंसंट्रेशन कम कर दिया जाए ताकि इस लेयर्स को नुकसान ना पहुंचाया जाए नॉर्मल फिजियोलॉजी में। याद है कि नहीं, जो कल वाली लेक्चर में हमने पढ़ा था। दूसरी बात, आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी जो किडनी है ना, किडनी GFR को जो मेंटेन रखता था, आपकी GFR की मेंटेनेंस रख रहा था आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन। ये इस वजह से अभी दोबारा बता रहा हूँ ताकि आपको इस ड्रग्स की एनसिड्स की साइड इफ़ेक्ट्स और नुकसानात का पता चल सके। ठीक है, आपने कल देखा था कि हमारे साथ जो आपकी PGA2 है और PGI2 है, इनका GFR किडनी पे भी बड़ा फंक्शन था। GFR को मेंटेन रख रहा था, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स को मेंटेन रखने में इसकी बड़ा वो था, किरदार था। तो अब चूंकि आपकी GFR के लिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन का बड़ा किरदार था, एक तो ये हुआ, और दूसरा आपको याद होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो थ्रोम्बोक्सिन बन रही थी, जो प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिव कर रहे थे प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट्स फिर थ्रोम्बोक्सिन बनाता था, क्लॉट फॉर्मेशन करती थी, वो खून की आपकी जो ब्लड वीजल्स है, खून की जो ब्लीडिंग है ना, ब्लीडिंग टाइम को कम कर रहा था। ये क्लॉट फॉर्मेशन बना रही थी, क्लॉट फॉर्मेशन में जो इसका बड़ा किरदार था थ्रोम्बोक्सिन का। ठीक है, और आपकी वेजो कंस्ट्रक्शन में इसका वीजल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत बड़ा किरदार था इसका। अब आ जाए इन ड्रग्स की साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ, या ADRs, एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन की तरफ। ठीक है, जो अनवांटेड हार्मफुल एक्शंस होती है या रिएक्शन होती है ड्रग्स की। अब ये मुझे बता दे, अगर आप इन दोनों एंजाइम्स को ब्लॉक करोगे, COX-1 और COX-2 को, नॉन सिलेक्टिव से, किससे? नॉन सिलेक्टिव से अगर ज़्यादा इस्तेमाल करोगे इन नॉन सिलेक्टिव एंसिड्स को, इनको अगर ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, इससे ये नुकसान हो सकता है कि आपकी GIT की जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वो डिस्टर्ब हो सकती है। नंबर फर्स्ट नुकसान क्या है इसकी, इस नॉन सिलेक्टिव एंसिड्स की ज़्यादा इस्तेमाल से? फर्स्ट ADRs इसकी ये हो सकती है, जो इसकी ADRs है ना, फर्स्ट GIT टॉक्सिसिटी हो सकती है। क्या हो सकती है? GIT टॉक्सिसिटी। नंबर फर्स्ट, GIT टॉक्सिसिटी हो सकती है। GIT टॉक्सिसिटी में आपकी डायरिया भी हो सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो है वो भी फट सकती है, और वन ऑफ मेजर साइड इफेक्ट्स ऑफ योर नॉन सिलेक्टिव एंसिड्स इज पेप्टिक अल्सर हो सकती है, जो मैदे की जख्म आप बोलते हैं ना, पेप्टिक अल्सर या ड्यूडिनल अल्सर जो है, ड्यूडिनल अल्सर। ये सारे के सारे नुकसान किसके हैं? किसके? आपकी जो एंसिड्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये उन एंसिड्स की हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन उन एंसिड्स की। सबसे पहले GIT टॉक्सिसिटी, क्योंकि आप दोनों एंजाइम्स को ब्लॉक कर रहे हैं ना, तो जब दोनों एंजाइम्स ब्लॉक हो जाएंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन जो आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए खारिज हो रहा था, प्रोटेक्शन के लिए रिलीज हो रहा था, तो उसको भी आपने बंद करवाया यार। जब ये बंद हो जाएगी तो क्या ये मेम्ब्रेन, म्यूकोजल मेम्ब्रेन बरकरार रहेगा? नहीं रहेगी। HCl क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी पैराइटल सेल से। जब HCl बढ़ जाएगी, HCl बढ़ गई और मेम्ब्रेन आपकी कमज़ोर हो गई, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है क्या हो सकती है? अल्सर हो सकती है।
जीआईटी में जख्म बन सकती है। क्या हो बन सकती है? ज़्यादा इस्तेमाल से इनकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? एडवर्स रिएक्शन इफ़ेक्ट्स क्या है इनकी? पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्राइटिस, मैदे की सोजिश, ये सब वन बता रहा हूँ, सिर्फ जीआईटी टॉक्सिसिटी का बता रहा हूँ। अब दूसरी, इनकी ज़्यादा इस्तेमाल से आपकी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट इफ़ेक्ट कर सकते हैं या नहीं? इनकी ज़्यादा इस्तेमाल से किडनी आपकी डैमेज हो सकती है, किडनी डैमेज हो सकती है, ज़्यादा इस्तेमाल से किडनी डैमेज हो सकती है। ठीक है, आपकी जो नेफ्रॉन्स है वो इफेक्ट में आ सकती है इससे। नेफ्रॉन्स जो आपकी किडनी की बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट है, नेफ्रॉन्स की क्या हो सकती हैं? इन्फ्लामेशन इफेक्ट कर सकती हैं। इट कैन आल्सो इफेक्ट द नेफ्रॉन्स। जब नेफ्रॉन्स पे इफेक्ट आएगी तो आपकी जाहिर सी बात है जीएफआर पे इफेक्ट आएगी। जब जीएफआर पे इफेक्ट आएगी तो इट मीन्स कि आपकी गुर्दे पे इसकी असर आ रही है ना, क्योंकि जो आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजी में जो चीज़ें आपको फ़ायदे दे रहे थे तो आपने उसको भी बंद कर दी ना। इन तीन चीज़ों की खातिर आपने न एनसिड ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, एनाल्जेसिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ये दोनों एंजाइम जब ब्लॉक हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है किडनी पे भी असर हो जाएगी, आपकी जीआईटी पे भी हो सकती है। और तीसरा क्या हो सकती है? ये जो एस्पिरिन है इन नॉन सिलेक्टिव में सबसे ज़्यादा जो इरिवर्सिबल एक्शन होती है बॉडी के अंदर, ये इरिवर्सिबल जब बाइंड करेगी कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम्स को बंद करेंगे तो इरिवर्सिबल ये कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम आपके हमेशा के लिए बंद हो गए। और इस एस्पिरिन का एक सबसे बड़ा इस्तेमाल जो हो रहा है ये वो प्रिवेंट करने के लिए, प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ख़ासकर दिल के मरीज़ों को लिए। जो आपकी एस्पिरिन है ना, जो आपकी इंजाइना पेक्टोरस के पेशेंट हैं या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के जो पेशेंट हैं उनके लिए हार्ट अटैक से बचाने के लिए एस्पिरिन का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक इफ़ेक्ट ज़्यादा है। एक इफ़ेक्ट कौन सा ज़्यादा है? एंटीप्लेटलेट्स है इसके अंदर इफ़ेक्ट, क्योंकि ये ज़्यादातर ये थ्रोम्बोक्सिन को ब्लॉक, इधर से जब इस एंजाइम्स को ब्लॉक करेंगे साथ ही थ्रोम्बोक्सिन की थ्रोम्बस फॉर्मेशन को भी ख़त्म कर देता है। ये एस्पिरिन का कह रहा हूं, थ्रोम्बस फॉर्मेशन ख़त्म कर देता है। जो फॉर्मेशन होती है थ्रोम्बस की, इसी वजह से इसका एक इफ़ेक्ट यह है कि ये क्लॉटिंग फैक्टर, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है। एस्पिरिन जो ज़्यादातर दिल के पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। एनसिड के साथ इसका एक एक्टिविटी ये भी है कि एंटी प्लेटलेट भी है। ठीक है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन को होने नहीं देता, तो एक्सट्रीमली अच्छा रिजल्ट दे रहा है दिल के पेशेंट के लिए। अब अगर ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इसकी भी ये इफ़ेक्ट आ सकते हैं कि मैदा और आपकी गुर्दे और आपकी जिस तरह अच्छे अच्छे और भी ऑर्गन्स है जैसे लीवर, क्योंकि इनकी ज़्यादातर मेटाबॉलिज्म लीवर से ही होती है। अक्सर आपकी जो एनसिड्स है, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो सिर्फ वाहिद एस्पिरिन ऐसी अद्वियात है जिसके अंदर पेन की भी वो ख़ासियत हैं, फ़ीवर की भी और इन्फ्लामेशन की भी, और ज़्यादातर इसकी एक ये ख़ासियत एंटीप्लेटलेट से जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन नहीं होने देता, यानी खून को पतला करने के लिए भी ये एस्पिरिन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और एक और बात आपको बता दूं, तो ये जो एस्पिरिन है ना, ये एनसिड्स, इसको आपने कभी भी, इस एस्पिरिन को कभी भी 19 साल से कम वाले इंडिविजुअल्स में, चाहे मेल हो या फीमेल में हो, वायरल इन्फेक्शन में इस्तेमाल नहीं करना है। वायरल इन्फेक्शन जैसा आपकी इन्फ्लुएंजा हो गई, चिकन पॉक्स हो गई, इस तरह वायरल इन्फेक्शन में कभी भी एस्पिरिन या डिस्पिरिन का इस्तेमाल ना करना, क्योंकि इससे हेपेटाइटिस और सेरिब्रल एडिमा हो सकती है। सेरिब्रल एडिमा की वजह से उस इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है। तो 19 साल से कम उम्र वालों को ये इस्तेमाल नहीं करनी है, कंट्राइंडिकेटेड हैं, इस वजह से
कि ये कंट्राइंडिकेटेड हैं, कंट्राइंडिकेटेड है 19 साल वाले कम इंडिविजुअल्स में, चाहे मेल हो या फीमेल। किस कंडीशन में? वायरस इन्फेक्शन में, ये इन्फ्लुएंजा में या चिकन पॉक्स में। तो इस तरह कंडीशन में, वायरल इन्फेक्शन में आपने 19 साल से कम वाले बच्चों को बिल्कुल नहीं देना है डिस्पिरिन। इससे क्या हो सकती है? सेरिब्रल एडिमा हो सकती है, सेरिब्रल एडिमा। इस सेरिब्रल एडिमा और हेपाटाइटिस हो सकती है। अच्छा, इनको हम रेस सिंड्रोम भी बोलते हैं। क्या? रेस सिंड्रोम। रेस सिंड्रोम 19 साल से कम वाले इन बच्चों में एस्पिरिन के इस्तेमाल से रेस सिंड्रोम हो सकती है। रेस सिंड्रोम मीन्स सेरिब्रल एडिमा या हेपाटाइटिस हो सकती है। ठीक है, ये एस्पिरिन की कंट्राइंडिकेशन है। दूसरी तरफ आ जाए अब, ये तो यहाँ तक हमने पढ़ ली कि इनके इस्तेमाल से ये नुकसानात हो सकते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल से एनसिड्स की ज़्यादा और काउंटर ड्रग्स है, आप लोग भी दिन में 3-4 बार मंगवाते हो। अलग बॉडी में थोड़ी सी दर्द हो रही है, ये हो रही है, बुखार है, अपने आप से ओवर द काउंटर इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि मेडिकल वाले से आप मंगवाते हो और खाते हो। ये याद रखना, इनके ज़्यादा इस्तेमाल से ये आपकी नुकसानात भी हैं, नुकसान भी हो सकती है। ठीक है, अब आपके अंदर छोटी सी फ्लू आ गई, इन्फ्लुएंजा आ गई, ज़ुकाम आ गई, ज़ुकाम ने पकड़ा, बुखार थी आपको, आप समझते हो कि मुझे बुखार है, अला जल्दी से डिस्पिरिन मंगवा दो। तो डिस्पिरिन के इस्तेमाल से सेरिब्रल एडिमा हो सकती है, रेस सिंड्रोम हो सकती है, जिससे आपकी सेरिब्रल एडिमा और हेपेटाइटिस हो सकती है। ये कंट्राइंडिकेशन है ना। एहतियात के साथ एनसिड्स का भी इस्तेमाल करना एक्सट्रीमली एहतियात मांगता है। ठीक है, नंबर सेकंड, अब अगर किसी पेशेंट के अंदर गुर्दे डैमेज हो, ऑलरेडी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो, पेरेन्काइमल डिजीज़ हो, गुर्दे ख़राब हो, तो इस पेशेंट को अगर आप एनसिड्स की ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो ये क्या गुर्दे मज़ीद फेल होंगे या नहीं होंगे? तो कंट्राइंडिकेशन है। रेनल फेलियर में भी ये कंट्राइंडिकेशन है, क्योंकि हमने देखा था इसकी साइड इफ़ेक्ट्स, ये दोनों को ब्लॉक कर रहा था, पहले बता चुका हूँ आपको। तो वन ऑफ द कंट्राइंडिकेशन इनका ये भी है कि किडनी पेशेंट को आपने इस्तेमाल नहीं करवाना है। अगर गुर्दों का कोई मरीज़ हो, एक्सट्रीम एहतियात के साथ किडनी पेशेंट को, ये जो किडनी फेलियर हो, किडनी फेलियर में भी आपने इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं करनी है। जितने भी आपके एनसिड्स हैं एहतियात के साथ, एहतियात के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, ऑन द कंट्रोल बेसिस, कंट्रोल के बेस पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, आप आ जाए हमारे साथ जो आपकी सिलिकोक्सिब है, सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर्स के पास आ जाए। सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर में हमारे साथ आते हैं सिलिकोक्सिब, पेरिकोक्सिब, रेफिकोक्सिब, इस तरह की ज़्यादातर 3-4 और मेडिसिन है जो सिलेक्टिव हैं। उनका खास सिलेक्टिव एक्शन किस पे है? कॉक्स पे है, कॉक्स-2 एंजाइम्स पे है। किस एंजाइम्स पे है? जो पैथोलॉजिकल कंडीशन में एक्टिव हुआ था। अब जब ये ब्लॉक हो जाएगी तो ये आपकी कॉक्स-1 अपनी नॉर्मल मिकदार में काम करता रहेगा। समझ आ रही है? एज कंपेयर टू कॉक्स-1 सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव, कौन ज्यादा नुकसानदा हो सकता है? नॉन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव या नॉन सिलेक्टिव? नॉन सिलेक्टिव, क्योंकि दोनों एंजाइम जो अच्छे वाले प्रोस्टाग्लैंडिन आपके अंदर बन रहे थे वो भी उससे ब्लॉक हो रहा था। सिलेक्टिव अगर इस्तेमाल करोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉक्स-2 एंजाइम्स को ब्लॉक करेगा। कॉक्स-2 एंजाइम्स की ब्लॉक होने से कॉक्स-1 अपना नॉर्मल मिकदार में अपना प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन्स वगैरह वगैरह बनाता रहेगा, बॉडी की दूसरी चीज़ों पे इफ़ेक्ट नहीं रहेगी। और एक और ज़्यादा ख़राब और साइड इफ़ेक्ट्स बता दूँ इस ड्रग्स की, जो आपकी सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है, इसकी ज़्यादा इस्तेमाल से आपको पता है हार्ट अटैक हो सकती है। इसकी ज़्यादा इस्तेमाल से आपको पता है आप पे क्या हो सकती है? इंजाइना पेक्टोरिस हो गया, सीवियर चेस्ट पेन हो सकती है दिल की वजह से। क्यों? इसकी ज़्यादा इस्तेमाल से जो आपकी कॉक्स-1 है वो अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाता है, थ्रोम्बोक्सिन ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि अब थ्रोम्बोक्सिन प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होने की वजह से भी तो आपको नुकसान है ना।
अगर थ्रोम्बस बनेगा आपकी खून की नालियों में, आपकी जो दिमाग के जो ब्लड वेसल्स है, अगर उनमें अगर ये थ्रोम्बोक्सिन बढ़ जाएगा, रगों में बन जाएगी, क्लॉट बन जाएगी, तो वो क्या बर्स्ट नहीं हो सकते। हार्ट की जो कॉरोनरी आर्टरीज है, जो दिल के अपने आर्टरीज हैं जो खून सप्लाई करते हैं, उनके अंदर अगर परमिशन हो जाए क्लॉट की, अगर क्लॉट परमिशन उनके अंदर हो जाए, आप तो खुश है कि मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन इसकी इस्तेमाल से क्लॉट फॉर्मेशन भी हो सकती है ना, क्योंकि आप ये इंसान अपना मज़े से काम कर रहा है, तो इसको भी हम ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे। तो इस मेडिसन का ये हार्ट अटैक से बचाता है और हार्ट अटैक की तरह नज़दीक ले जाता है। आपको समझ आ रही है यहाँ तक? एक और बात बता दो आपको, जो आपकी अभी तक है, कुछ मज़ीद और भी आपको बता रहा हूँ डियर। एक और नुकसान आपकी एस्पिरिन का बताऊँ आपको, एस्पिरिन या डिस्पिरिन या लोप्रिन। अब अगर आप एस्पिरिन की ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करोगे, ये याद रखना, ज़्यादा अगर इस्तेमाल करोगे तो इससे यूरिक एसिड की चांसेस भी बढ़ सकती है, गॉट की बीमारी भी आपको हो सकती है, जोड़ों की। डिस्पिरिन की ज़्यादा इस्तेमाल से गॉट की बीमारी हो सकती है। कम मिकदार में, कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करने से एस्पिरिन को आपकी अंदर जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है उसको बनने नहीं होने देता, और क्लॉट फॉर्मेशन को, थ्रोम्बस फॉर्मेशन को ख़त्म करता है ये, क्योंकि एंटीप्लेटलेट्स एक्टिविटीज़ भी रख रहा है साथ ही। तो ये आपकी ये एस्पिरिन की जो नुकसानात मैंने बताई, और ये ज़्यादातर। अब आ जाए मैं आपको थोड़ा सा फार्माकोलॉजी से आपको थोड़ा मज़ीद इसकी इंडिकेशन समझाऊं कि इनकी इंडिकेशन आखिर इस्तेमालात हमने कब करनी है एनसिड्स की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस्तेमालात हम कब करेंगे इन एनसिड्स की। क्लासिफिकेशन में समझ आ गई आप लोगों को? गुड। अब थोड़ी सी बात मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो है ना कि हम इस्तेमालात कहाँ करेंगे, इंडिकेशन कहाँ हो सकती है। नंबर फर्स्ट, अब आ जाए इंडिकेशन की तरफ कि हम एनसिड्स को इस्तेमाल कहाँ करेंगे। एनसिड्स की इंडिकेशन, दिस यूजेस कहाँ हम करेंगे, यूजेस दिस। सबसे पहले इनको हम इस्तेमाल करते हैं एक हड्डियों की एक बीमारी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज़ है। आपकी बॉडी के अंदर आपकी अपनी इम्यून सेल आपकी जोड़ों के अंदर जो सेल से उनको खाना शुरू कर देता है, जिससे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है। ये एक एक्सट्रीमली जोड़ों की दर्द एक अलामात है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, ठीक है। उस दर्दों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो यूरिक एसिड की ज़्यादा होने से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। और तीसरा हम इस्तेमाल करते हैं इसको जो बॉडी के अंदर एज अ पेन किलर हमने बताया था, पेन किलर के तौर पर आपकी बॉडी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं पेन किलर के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। और आपको बताया था कि ये पायरेक्सिया में हम इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ में? पायरेक्सिया में, बुखार में। हमने आपको बताया था कि इसको हम इन्फ्लामेशन में, इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी हैं, इन्फ्लामेशंस और इस तरह के छोटे मुल्क के जो दर्दे होते हैं उनके लिए भी। और आपकी मोस्टली आप इसको हेडेक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, टूथ पेन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, टूथ पेन के लिए, और डिस्मेनोरिया के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं। जो दौरानी हैज़ तकलीफ के साथ आती है, ठीक है। और आप एज अ पेन किलर आप इस्तेमाल कर सकते हो बोन पेन के लिए, बोन हड्डियों की दर्दों के लिए आप ज़्यादातर इस्तेमाल करते हो। तो इसकी ज़ाहिर सी बात है कि एज अ फीवर, इन्फ्लामेटरी और पेन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये तो इसकी कुछ यूजेस हमने देखी। अब इसकी ये मैं आपको बता दूं कि
एक तो मैं आपको फार्माकोलॉजी में मैंने इसकी कंट्राइंडिकेशन बताई, और इसमें ज़्यादातर अक्सर मेडिसिन ऐसे होते हैं जो कि उसके दौरान प्रेगनेंसी इस्तेमाल नहीं करते, सिवाय दो चीज़ें जो सेव है प्रेगनेंसी, एक है पेरिस्टामोल, दूसरा है मेफेनेमिक एसिड। ये दो सेब हैं प्रेगनेंसी के दौरान हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी कंट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। और ये इंडिकेशन थी। अब मुझे इनकी वो बताते, और एक और इंडिकेशन आपको वो कंट्राइंडिकेशन बता दूं। सॉरी, हीमोपेलिया में हम एस्पिरिन इस्तेमाल नहीं करेंगे। हीमोपेलिया में जो इनहेरिटेड डिजीज़ होती हैं, एक इनहेरिटेड डिजीज़ है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होती है जो कि क्लॉट फॉर्म नहीं करता। ब्लीडिंग डिसऑर्डर होती है जिसमें क्लॉट नहीं बनता, खून आपकी क्लॉट नहीं करता, खून बहने की बीमारी हीमोपेलिया में भी हम इस्तेमाल कंट्राइंडिकेटेड है। ये हीमोपेलिया में भी हमने इसको कंट्राइंडिकेटेड पे रखना है, ठीक है। और यहाँ तक और कुछ हमारे साथ इसकी ऐसे जो फार्माकोकाइनेटिक्स हैं, उसमें मैं आपको बता दूं फार्माकोकाइनेटिक्स यानी कि किस तरीके से हम देंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी क्या है। इस फार्माकोडायनेमिक्स में हमने देखा था, फार्माकोडायनेमिक्स में ये फार्माकोडायनेमिक्स में आती हैं। फार्माकोडायनेमिक्स में, सॉरी जो अभी लिख रहा हूँ, फार्माकोडायनेमिक्स में हमारे साथ इनकी मूड अफेक्शन हमने देखी, इसकी यूजेस हमने देखी, इसकी कंट्राइंडिकेशन हमने देखी। एडीआरस आपको याद है ना, एडीआरस लिखवाया था कि नहीं। इसकी एडीआरस एक बार आपको इधर बस समझाऊं। एडीआरस क्या है इसकी, एडीआरस ये है जीआईटी टॉक्सिसिटी, सॉरी यहाँ पे बता चुका हूँ। और एक ये भी एडीआरस है कि ये लीवर टॉक्सिसिटी भी कॉज करती है। लीवर टॉक्सिसिटी फिर ज़्यादा कौन कॉज करती है लीवर टॉक्सिसिटी ज़्यादा इस्तेमाल से, जो आपकी पेरिस्टामोल है, इसकी सबसे ज़्यादा लीवर टॉक्सिसिटी पेरिस्टामोल की ज़्यादा है, ठीक है। लीवर टॉक्सिसिटी ज़्यादा है इसकी। और तीसरी बात आपको ये बता दूं, जो नॉन सिलेक्टिव ज़्यादा, इनकी ज़्यादा इस्तेमाल से बीपी भी हाई होती है। अगर आप बीपी भी हाई हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी आपको डाल सकता है, जितने भी आपकी ये नॉन सिलेक्टिव है, ठीक है। नॉन सिलेक्टिव बीपी, क्योंकि कॉक्स-1 और कॉक्स-2 दोनों एंजाइम जब ब्लॉक होंगे, वो जो आपकी वेज़ोडाइलेटर्स थे ना, याद है कि नहीं, PGE2 और PGI2 जो आपकी वेजल को डायलेट कर रहा था, तो वो भी अगर ब्लॉक हो जाएंगे तो आपकी वो ब्लड वेजल कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगी। तो जब बढ़ जाएगी तो आपकी जाहिर सी बात है खून की नालियों पे भी इफ़ेक्ट आएगी। ये इनके एडीआर। अब फार्माकोकाइनेटिक्स में हम देखते हैं कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन हम देखेंगे। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में हम किस रास्ते से इस ड्रग्स को देंगे, इस ड्रग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, एडमिनिस्टर किस रास्ते किस रूट से हम दे सकते हैं पेशेंट को। नंबर फर्स्ट ये है कि ओरल हम देंगे, मुंह से ओरल। दूसरा, हम इसको IM भी यूज़ कर सकते हैं, IM। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि आपकी जो फ्लूइड है उनमें डाइल्यूट करके IV भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाएं दूसरा है हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूशन इसकी होती है थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में। थर्ड है मेटाबॉलिज्म कहाँ से होती हैं, मेटाबोलाइज कहाँ से होती हैं ये ड्रग्स। मेटाबोलाइज ये मोस्टली होती हैं लीवर से, लीवर मेटाबोलाइज करता है, इसकी लीवर मेटाबोलाइज करती हैं इन ड्रग्स को। और एक्सक्रीशन कहाँ से होती है, इसकी एक्सक्रीशन ज़्यादातर आपकी जो एसिड्स हैं वो किडनी से,
थ्रू यूरिन, दिस किडनी से पेशाब के पाँव में इनकी एक्सक्रीशन होती है। ये फार्माकोकाइनेटिक्स हैं और ये हमने फार्माकोडायनेमिक्स देखी। फार्माकोडायनेमिक्स में हमने मोड ऑफ एक्शन देखा। दे ब्लॉक COX-1 एंड COX-2 एंजाइम्स नॉन सेलेक्टिव्स। इन द रिजल्ट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस विल स्टॉप, योर पेन एंड फीवर विल स्टॉप। ये सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव। फिर हमने इसकी कंट्राइंडिकेशन हमने देखी। कंट्राइंडिकेशन के साथ ही हमने इसकी जो है इधर आपको डायग्राम से भी समझाया, इंडिकेशन यूजेस भी समझाया। रिमोटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस पेन किलर के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट पेन इन्फ्लामेशन फीवर में हम इस्तेमाल करते हैं। और ये मैं आपको बता दूं जो पैरास्टामोल हैं इसकी ज़्यादा इफ़ेक्ट बुखार के लिए है, बुखार पे है। COX-3 एंजाइम से है ब्रेन के अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ये एंजाइम्स पाया गया है, ठीक है, जो कि इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा पायरेक्सिया के लिए है, बुखार के लिए है, टेम्परेचर को कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एज़ कम्पेयर टू बाकी जो अदर्स हैं इसकी ज़्यादा बुखार के लिए इस्तेमाल हुआ करते हैं हम। तो ये स्टीर यहाँ तक किसी को कोई सवाल समझ आ गए? पूरा का पूरा आपकी एनसीड्स जो हमने पढ़ लिया आज, पूरा का पूरा एनसीड समझ आ गए आप लोगों को?